प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टडी करेंगे अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था भी देखेंगे और ब्राजील की भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम व्यवसाय भी देखेंगे भारत और ब्राजील का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूंगी मैं पहले तो ये, क्योंकि मैं हर बार सबसे पहले तो ये जो आपका चैप्टर का नेम है ना, उसका मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यही तो शुरुआत एक्चुअल में करनी चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना, अगर आपको चैप्टर का मतलब जो उसका नाम है वही आपको नहीं पता, फिर आप आगे क्या स्टडी करोगे? ठीक है, इसीलिए इसका मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से अच्छे से। जैसे हम लोग ना दो शब्द सुनते रहना मेरी बातों को। ठीक है, अभी मैं आपको लिख करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बस पहले आपने पढ़ा हुआ है, बस उसे आपको रिवाइज करना है, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप सुनो बस। ठीक है, देखो एक तो होता है अर्थशास्त्र, दूसरा हमारी होती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? ना भाई, सेम चीजें नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, हम कभी ऐसा कहते हैं क्या भारत का अर्थशास्त्र? नहीं, हम कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। जैसे कोई भी देश है ब्राजील, तो हम क्या कहेंगे? ब्राजील की अर्थव्यवस्था। ब्राजील का अर्थशास्त्र हम नहीं बोलेंगे, यानी अर्थशास्त्र कुछ अलग ही है और अर्थव्यवस्था कुछ अलग ही है। ठीक है ना, तो सुनो, अर्थशास्त्र क्या होता है समझिएगा। ये ना एक प्रकार से एक पुस्तक होती है जिसमें सारी चीजें लिखी होती है कि आपको कैसे चीजों को मैनेज करना है, पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, सारे सिद्धांत वगैरह लिखे हुए होते हैं उस पुस्तक में, और उस पुस्तक को क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं ना, सुनिए ध्यान से। जैसे जो हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है उन चीजों को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा अर्थशास्त्र में कि कैसे हमें पैसों को मैनेज करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला लगा करके अगर हम जीडीपी वगैरह निकालेंगे तो वो इजिली निकल सकता है। तो क्या करेंगे, हम अपने देश के ऊपर अप्लाई करेंगे ना। हम देखेंगे कि हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ है, ये सब कुछ ला करके फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। जो भी सूत्र है हमारे पास, जो हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था उसमें रखेंगे, और तब जाके हमारे देश की जो जीडीपी है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो अभी हमने किया ना, वो क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था। यानी ये अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, जो अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा था ना, उनको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं उनका। ठीक है, तो वो होता है अर्थव्यवस्था। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है, अर्थशास्त्र नहीं होता है। बराबर समझ में आ गया इतना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद में यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये जो अर्थव्यवस्था है, मतलब अर्थव्यवस्था है ना दोस्तों, इसके अगर आप देखोगे तो आपको 3 प्रकार देखने के लिए मिलेंगे, और ये हमने कक्षा 9वीं में समझा भी था। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था उसमें हमने बात भी की थी इसकी। ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ अगर आप भूल गए होंगे तो। देखिए, जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारा निजी क्षेत्र होता है, दूसरा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है भाई मिश्रित। ठीक है, तो निजी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी देश में जो उत्पादन के साधन है ना, उन पर किसका अधिकार है, यानी उनको कौन मैनेज कर रहा है? जो निजी लोग हैं, मतलब सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं, वही जो प्राइवेट लोग हैं वही उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों को। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है ना, वो किसमें आ जाती है? वो हमारे निजी क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे कि इस देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो निजी क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था हम किसको कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र किसमें आता है? तो वहां पर जो उत्पादन के साधन है ना, उस पर किसका अधिकार होता है? तो एकमात्र अधिकार होता है भाई सरकार का। ठीक है, और इसमें मेन मोटिव क्या होता है इनका? पैसे कमाना नहीं होता, लोगों की भलाई करना, क्योंकि सरकार हमेशा लोगों की भलाई के ऊपर ही ध्यान देगी, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में ये होता है कि हर चीज के ऊपर किसका अधिकार होगा? तो सरकार का होगा, किसी प्राइवेट पर्सन का नहीं होगा। तो ये हमारा सार्वजनिक हो गया। मिश्रित कैसा होता है भाई? मिश्रित हमारे भारत का है। हमारे यहाँ पे निजी कंपनियां भी हैं और सरकार भी यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हैंडल करती है। जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे को कौन हैंडल करता है? सरकार हैंडल करती है। और हमारे यहाँ पे देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे दोनों चीजें हैं, तो हम तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले में आते हैं। बाकी निजी और सार्वजनिक तो मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आगे की चीजों को समझने के लिए। ठीक है, चलो अर्थव्यवस्था हमें समझ में आ गई, लेकिन भाई ये व्यवसाय कुछ पल्ले ना पड़ रहा। क्या है ये व्यवसाय? अरे बच्चे, व्यवसाय क्या होता
होता है, जैसे हम जैसे मान लीजिए हम गांव एरिया में जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को किस में एंगेज हुए देखते हैं, यानी वहां के लोग क्या काम करते रहते हैं, हाँ खेती का काम करते रहते हैं ना, खेतों में फसल लगाएंगे, फिर उगेगा तो उसको बाजार में ले जाकर के बेचेंगे, पैसे कमाएंगे उससे, बराबर। फिर उसके बाद अगर मैं गाँव में ही मैंने देखा था कि एक हमारे अंकल जी थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो उनका पूरा बहुत बड़ा बाग था, तो बागों को ही वो संभालते थे। वहां पे जब बागों में फल आते थे पेड़ों पर, फिर उसको बाजार में ले जाकर के बेचते थे, ठीक है। तो ये क्या है, उनका काम है। वही मैंने शहर में देखा कि एक भैया थे ना, वो जाते थे बैंक में काम करने के लिए, एक को मैंने देखा वो जा रहे थे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो ये सब कुछ क्या कर रहे हैं लोग, अरे भाई ये अपना काम कर रहे हैं, ये इनका क्या है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय यानी बस बिजनेस ही नहीं होता भाई, ये सब कुछ भी होता है, जो आप जो भी काम कर रहे हो वो सब कुछ आपका क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। तो व्यवसाय यही होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो व्यवसाय के भी 3 प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत हमको अभी आगे पड़ेगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको सबसे पहले जो पिछली चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ा था वो फटाफट से रिवाइज करवा दूं, फिर उसके बाद हम ये चैप्टर में देखेंगे कि क्या दिया है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं रहेगी फिर आप आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब आपको मालूम ही नहीं सार्वजनिक निजी क्षेत्र होता क्या है, तो फिर आप सोच में तो बैठोगे ना। वैसे ही व्यवसाय के प्रकार हम जरा देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय होता है, दूसरा हमारा द्वितीयक होता है, तीसरा होता है तृतीयक। तो सुनो, प्राथमिक क्या होता है, तो जो खेती से संबंधित व्यवसाय होते हैं ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि खेती करना, पशुओं को पालना, बकरियों को पालना, बागवानी करना, फूलों को लगाना, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, हमारा प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएगा। द्वितीयक में क्या आता है दोस्तों, तो वो व्यवसाय जो निर्भर होता है प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर, यानी प्राथमिक व्यवसाय से जो मिलने वाली चीजें है ना उनके ऊपर डिपेंड होता है ये द्वितीयक व्यवसाय, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी फैक्ट्री है जो बनाती है चीनी, क्या बनाती है, वे चीनी बनाती है। अब चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, गन्ना चाहिए होगा। गन्ना कहाँ से मिलेगा, प्राथमिक व्यवसाय से मिलेगा। तो गन्ना जहाँ उग रहा है, जो किसान उगा रहा है वो प्राथमिक व्यवसाय कर रहा है, और गन्ने का यूज करके जो चीनी बनाई जा रही है ये द्वितीयक व्यवसाय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तृतीयक क्या होता है, तो तृतीयक को हम सेवा क्षेत्र में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो सेवा का काम कर रहा है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, सेवा क्षेत्र में बहुत कुछ आता है, बस खाली बस बैंक नहीं आता, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके 3 टाइप्स। वैसे एक और यहाँ पे प्रकार होता है चतुर्थक, पर उसके बारे में आपको जानना नहीं है, वो आपने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। तो चलो, मैंने आपको पूरा जो पीछे आपने पढ़ा था वो सब कुछ फटाफट से रिवाइज करवा दिया। अब चलो हम चलते हैं आगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें दी गई हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के साथ ही हमने आर्थिक क्रियाओं का भी वर्गीकरण पढ़ा है कि नहीं, बताना जरा। अभी तो मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, मेरे साथ बोलो, निजी, सार्वजनिक और मिश्रित, ठीक है। और आर्थिक क्रियाओं के भी 3 प्रकार, भाई कौन कौन से, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक, ठीक है। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, तो उस देश में किस प्रकार का व्यवसाय हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी देश को विकसित कब माना जाएगा, जब वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या किसमें बिजी रहेगी, तृतीयक क्षेत्र में बिजी रहेगी, यानी सेवा क्षेत्र में। तो आप समझिए कि उस कंट्री का विकास बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो उस देश में जो व्यवसाय हो रहा है उनके प्रकारों पर वो निर्भर करती है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, और ये जो चार्ट दिया है ना दोस्तों, आप सोचेंगे ये तो बताया ही नहीं, डायरेक्ट आगे पहुंच गए। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी इसको बता देती हूँ। ये क्या है, हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। तो बच्चों एक होता है हमारा जीडीपी और दूसरा होता है जीएनपी। तो अभी थोड़ी देर बाद इसका मतलब बता देती हूँ, जब जीडीपी आएगा ना तब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सुनो, ये आपको ये जो दिया गया है ना, ये क्या कहते हैं इसको, पाई डायग्राम कहते हैं, वृत्तालेख, ठीक है। हिंदी में इसको वृत्तालेख कहते हैं। तो ये वृत्तालेख जरा आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद ऊपर वाला चार्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया गया है आप समझिएगा। जैसे कि अर्थव्यवस्था के देखो यहाँ पे प्रकार, एक मिनट, यहाँ पे देखो
क्या दिया है, सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय योगदान। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में किसका कितना योगदान है। जैसे मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए दोस्तों, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, बताया कि नहीं। तो प्राथमिक वाला कलर कैसा है, देखो यहाँ पे ब्लू ब्लू है, द्वितीयक वाला कलर कैसा है भाई, ऑरेंज है, और तृतीयक वाला कैसा है, तो ये थोड़ा सा स्लेटी कलर का है, ठीक है। तो जीडीपी, जीडीपी क्या होता है मैं आपको पहले तो ये बता दूं, है ना। सुनो, जैसे मान लीजिए भारत है ना, तो हमारे भारत देश की बाउंड्री में, यानी हमारे भारत देश जो है इसके अंदर एक साल में, ठीक है, मान लीजिए एक हमने फिक्स पीरियड ले लिया, तो एक साल में कितनी वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही हैं, बराबर, कितनी चीजें जो है उनको क्या किया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है, उन सभी का जो मूल्य है ना, जितनी भी वस्तुएं यहाँ पे उत्पादित हुई हैं उन सभी का मूल्य क्या कहलाता है बच्चों, जीडीपी कहलाता है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, समझ आया कि नहीं। हमारे देश की बाउंड्री में जितने भी गुड्स बन रहे हैं उन सभी का जो मूल्य होता है, उन सभी का जो टोटल होता है, दैट इज योर जीडीपी, ठीक है ना। तो अब देखिएगा सकल घरेलू उत्पाद में किसका कितना योगदान है। देखो ब्राजील का भी दिया है और हमारे भारत का भी दिया है, और ये 2016 का यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो जरा समझिएगा, जैसे कि ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो इनके जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, इनका देखो देखो देखो, सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र का है कि नहीं, जी बिल्कुल है। फिर सबसे कम कौन से क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का है, आप देख सकते हो 5.5%। और हमारे यहाँ पर देखिएगा कृषि का योगदान काफी ज्यादा है, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका योगदान हमारे जीडीपी में काफी ज्यादा है। कितना है भाई, 17% का। इसीलिए तो भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रमुख देश कहा जाता है ना, मतलब एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है। क्यों ऐसा, बिकॉज हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग ना खेती ही करते हैं और खेती में ही बिजी रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है, बराबर, समझ में आया। फिर उसके बाद अगर मैं द्वितीय क्षेत्र की बात करूं तो इसमें द्वितीय क्षेत्र कितना योगदान देता है जीडीपी में, ब्राजील में तो 27.5% का, और हमारे भारत में दोस्तों 26% का, यानी इसमें भी हम इनसे पीछे ही हैं। और ये 57, ये कितना 67। तो इन ऐसे करके योगदान होता है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, दोनों देशों का। अब उसके बाद यहाँ पे समझिएगा कि आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, यानी अलग अलग जो हमारे आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें संलग्न जो लोग हैं, ठीक है, उनका प्रतिशत कितना है भारत में और ब्राजील में। तो देखो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है प्राथमिक क्षेत्र में बिजी है, उसमें लगे हुए हैं लोग। देखो ना कितना, 48.8%। जो लोग ये लोग वो हैं जो कृषि से संबंधित व्यवसाय करते, कोई खेती करता होगा, कोई बागवानी करता होगा, कोई सब्जियां उगा करके बेचता होगा, ये सब कुछ, ठीक है। तो हमारे देश में लगभग आप समझिएगा आधे के लगभग जो जनसंख्या है वो खेती में ही बिजी है, इसलिए तो कृषि प्रधान देश है ना हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील में टोटल पॉपुलेशन का बस 10% हिस्सा ही क्या करता है, खेती में बिजी है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में बिजी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा हमारे यहाँ पे जो तीसरा वाला सेक्टर है यानी कि सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, ये सबसे कम है, 26.9%। ये कितना है भाई, 71%, यानी ब्राजील इस मामले में हमसे आगे है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा द्वितीयक है 24.3%, और ये कितना है भाई, ये है हमारा 19%, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो किसमें बिजी हैं, तृतीय क्षेत्र में, और हमारे यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो क्या ये हमारे लिए गुड सिग्नल है, अच्छी बात है ना अच्छी बात नहीं है। देखो जिस भी देश में ना ये तीसरे वाले सेक्टर में ज्यादा आपको बिजी दिखाई देंगे लोग, आप समझिएगा कि उस कंट्री का विकास हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी हम हैं थोड़ा सा पीछे, बट यस हम धीरे धीरे करके हमारा भी विकास हो रहा है, और देखिएगा आने वाले समय में भारत नंबर 1 पे जरूर जाएगा, ठीक है। यस तो आपने ये चीज समझ ली है ना, इसको देख करके समझा। अब मैं आपको ये जो यहाँ पर दिया गया था ये पूरा चार्ट जरा आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखो क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वहां पर जो हमने देखा वो था जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब ये है बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये क्या होता है, देखो इसका ना फॉर्मूला होता है, ये क्या, अगर हमें जीएनपी निकालना है यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लिखना होगा आपको जीडीपी, फिर आपको इसमें
जोड़ना होगा। किसको आप जोड़ोगे, तो हमें जो इनकम हुई है ना आप उसे जोड़ोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी सामान को बाहर भेज रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं, तो क्या होगा, दूसरे देशों में जब हम सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सपोर्ट वाला जो अमाउंट है वो, फिर देखो अगर हम किसी देश से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सामान मंगा रहे हैं, बराबर, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए हमने 10 रुपए का सामान बेचा, 5 रुपए का सामान हमने मंगा लिया, तो हमारी इनकम कितनी हुई, फॉरेन इनकम हमारी कितनी हुई, यानी विदेशी जो इनकम है वो हमें कितनी हुई भाई, तो वो हमें होगी ओनली 5। यानी हमने क्या किया, देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब हम करेंगे ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको एम से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो फॉरेन इनकम है ना वो कितना हुआ है। तो जीडीपी में क्या करना होता है दोस्तों, जीडीपी में ना हमें फॉरेन इनकम को प्लस कर देना होता है, और इस प्रकार से हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें मिलता है जीएनपी, ठीक है। तो चलिए जीएनपी हम जरा देखते हैं। तो यहाँ पे 3 देशों का दिया गया है, ब्राजील, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भाई अमेरिका तो भाई डेवलप्ड नेशन है, वो विकसित देश है ना, इसको कुछ चिंता उंता करने की जरूरत है नहीं। देखो ये हमेशा 1960 में भी आगे था, 1980 में भी आगे था, अरे भैया 2000 में भी आगे था, और ये 2016 में भी आगे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्राजील और भारत की, तो ये ब्राजील है, ये भारत है। देखो भारत भी अगर देखा जाए तो ब्राजील से आगे ही है। यहाँ पे 2016 देखो, ये सब छोड़ो, 2016 का आप देख लो, भारत जो है, भारत ये कलर है ना, भारत ये कलर है ना, भारत ब्राजील से आगे है, यानी भारत का जीएनपी ज्यादा है, ब्राजील का जीएनपी क्या है दोस्तों, कम है। तो ये चीज आप इधर देख करके समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा, ये जो हमारा भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया गया था इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो जो आकृति 8.1 था, यानी वो वाला जो हमारा चार्ट था, है ना, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि भारत का जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो ब्राजील से क्या है भाई, अधिक है। देखा था ना 2016 में भारत ऊपर था, ब्राजील कैसा था बच्चे, नीचा था, है ना। और ब्राजील देखिएगा विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर है, यानी जो ब्राजील है वो पूरे विश्व में किस लिए जाना जाता है, तो भाई खनन, ठीक है, खनन करके, यानी नीचे जमीन के अंदर से कोई चीज जो निकाली जाती है, कोयला वगैरह, लोहा, ये सब कुछ है ना, तो उसमें ये आगे है। इसके अलावा कृषि और वस्तुओं के निर्माण में भी, यहाँ पे खेती भी ठीक ठाक की जाती है और वस्तुओं का निर्माण भी अच्छे से किया जाता है। और साथ ही इस देश में जो सेवा क्षेत्र है वह भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, अभी हमने वो वृत्तालेख में देखा भी था। और भारत में भले ही सेवा क्षेत्र बढ़ रहे हैं, सेवा व्यवसाय बढ़ रहे हो, पर अभी भी भारत में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं ना। देखो भले ही यहाँ पे सेवा क्षेत्र बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी प्रमुख रूप से यहाँ पर खेती ही सबसे मेन है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो जनसंख्या वो खेती में ही बिजी रहती है, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा, देखिए भारत की तरह ब्राजील की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, मिश्र है। जैसे हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ पे निजी कंपनियां भी काम करती हैं, और इसके साथ साथ जो ये होते हैं सार्वजनिक, मतलब सरकार के हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। तो ब्राजील में भी ऐसा ही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है दोनों देशों की, है ना। तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है बच्चों, विकासशील है, यानी कोई भी देश यहाँ पे विकसित नहीं है। बस वो जो यूएसए था ना, ठीक है, वो विकसित देश है, बाकी हम यानी कि भारत और ब्राजील कैसे देश है, तो विकासशील देश है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर देखिए इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वह भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। तो बच्चे ये अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, देखो मैं आप लोग को हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको आगे जरूर काम आएगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने अर्थव्यवस्था आपको पढ़ाया, व्यवसाय पढ़ाई, ये सब कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे काम आ रही है कि नहीं आ रही है ना, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये तो यही अज्यूम करते हैं कि आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, है ना। वैसे ही यहाँ पे अब देखो आ गया प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय हमें तो याद नहीं, हम तो भूल गए, पर चिंता मत करो, मैं बता रही हूँ और अब से याद रखना। देखो प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेरे फैमिली में है 4 लोग, ठीक है, और मेरे घर का जो इनकम है वो कितना है, मान लेते हैं ऐसे ही, जैसे कोई भी मान लेते किसी की फैमिली में है 10 लोग, ठीक है, और उनके घर की इनकम जानते हो कितनी है, महीने का उनका इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय है वो कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन है ना, यानी जो टोटल यहाँ पे जनसंख्या है और जो पैसा है उससे उसको डिवाइड करेंगे, यानी भाग दे देंगे।
अब 1 लाख को 10 हिस्से 1 लाख को 10 हिस्से करो तो सबके हिस्से में 10 हजार रुपए आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, तो 10,000 एक व्यक्ति के, यानी एक व्यक्ति के सिर पे आ गया 10,000, दूसरे पे 10,000, तीसरे पे 10,000, ठीक है, ऐसे करके। समझ आया? नहीं समझ में आया फिर से बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। मान लीजिए किसी की फैमिली में है 5 लोग और उनके घर की इनकम है महीने की मान लो 10,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, तो ये जो 10,000 है ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो 10,000, इसको हम बांटेंगे, कितने लोगों में बांटेंगे, 5 लोगों में बांटेंगे। तो एक एक लोग को कितना पैसा मिलेगा, तो काटो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2,000 रुपए, यानी एक लोग को मिलेंगे 2,000। तो एक यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का आपके पास फॉर्मूला भी आ गया होगा, बोलो क्या। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टोटल इनकम हो रही है उसको हम टोटल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे और तब जाके हमें मिल जाता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। वैसे ही किसी देश की भी प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, तो वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन भले ही ब्राजील से अधिक है, यानी हमने देखा ना कि भारत का जो GNP है, राष्ट्रीय उत्पादन, वो ब्राजील से अधिक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है ना प्यारे दोस्तों, वो ब्राजील से कम है। तो अब बच्चे इसके पीछे का कारण क्या है मैं आप लोगों को बताऊं, तो हमारे यहाँ पर देखो प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है, हमारा GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है, क्योंकि हमने देखा ना हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है ब्राजील से, तो हम बहुत ज्यादा आगे हैं। तो अगर जनसंख्या ज्यादा है, अरे सोचिए ना, एक परिवार में रह रहे बस 2 लोग और उनका आय कितना है, 10,000 रुपए है, तो एक के हिस्से में 5,000 आ जाएगा। लेकिन वही एक फैमिली में रह रहे हैं 10 लोग और उनके घर पे आ रहा है बस 10,000 रुपए, तो सबके हिस्से में कितना आएगा, 1,000 आएगा, यानी पैसा तो सेम है, ठीक है। इनके घर भी आ रहे हैं 10,000, इनके घर भी 10,000 आ रहा है, लेकिन जनसंख्या कम ज्यादा होने की वजह से जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें हमें डिफरेंस देखने मिल रहा है। तो अब हमारे भारत में भी कुछ ऐसा ही है, जनसंख्या अधिक है इसलिए प्रति व्यक्ति आय हमें यहाँ पे कम दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रति व्यक्ति आय दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया गया है, भारत का और ब्राजील का। 1960 में 240 था, हमारे यहाँ पे बच्चे 90 था, इनके यहाँ पे तो पूछो ही मत, 3,240, ठीक है। 1960 की बात चल रही है, US डॉलर में ये भी। 1980 में 2010 हमारा 280, अब देखो 2016 में इनका है 8,880 और हमारे यहाँ पे दोस्तों 1,680। कारण क्या है, वही कारण है जनसंख्या, और इनका तो भाई ये तो विकसित देश है, इनका तो कुछ कह नहीं सकते, ये है 56,280, ठीक है। बात समझ में आई, ओके जी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करूँ तो ये कैसा देश है, तो ये आपका एक विकसित देश है और इस देश की जो जनसंख्या है वो कम भी है और साक्षर भी है, यानी यहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं और इस देश के पास अनेक बहुत सारी चीजें भी है, जैसे कि अनेक पेटेंट है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज है, ठीक है, आप ना मतलब वो चीज को बस कोई एक व्यक्ति ही बना सकता है, यानी उसके ऊपर पूर्ण अधिकार किसका होता है, उसी व्यक्ति का होता है, वही उसको बेच भी सकता है और बना भी सकता है। तो इनके पास है पेटेंट बहुत सारी, ठीक है। फिर उसके बाद आधुनिक प्रौद्योगिकी भी है ना, बहुत सारा ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब कुछ है, मशीनरी, यांत्रिक शक्ति है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्राजील एवं भारत से क्या है, यह आगे है, ठीक है। और भारत और ब्राजील कैसे देश है दोस्तों, तो ये है हमारे विकासशील देश, यानी अभी भी हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे यहाँ पर आधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योगों के मामले में यह देश क्या है, प्रगति पथ पर है। अभी हम प्रगति कर रहे हैं और ये USA ने कर लिया है तो भाई वो तो आगे ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और सकल राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत की प्रति व्यक्ति आय बच्चे कम है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे कुछ और बातें हम करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं हमारे किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कृषि, जो भी व्यवसाय किए जाते हैं। अभी तक तो हमने अर्थव्यवस्था पढ़ी ना, अब जरा हम व्यवसायों के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं ब्राजील में और भारत में। तो पहले हम ब्राजील का समझेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ब्राजील के कृषि यानी कि खेती की। तो आइए देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर ब्राजील की उच्च भूमि एवं
जो तटीय प्रदेश है ना वहां पर कृषि की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्राजील के किस प्रदेश में कैसी खेती की जाती है, तो जो तटीय प्रदेश है और इसके अलावा जो उच्च भूमि है वहां पर कृषि की जाती है। और क्यों कृषि की जाती है? क्योंकि वहां का जलवायु कैसा है दोस्तों? अनुकूल है, और वहां की जो भू आकृति है ना वो भी खेती के लिए अच्छी है, तो इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो ली जाती है। ठीक है, और चावल और मकई जो है वो यहाँ पे प्रमुख रूप से उगाया जाता है, और मकई की फसल मुख्य रूप से देश के मध्य भाग में उगाई जाती है, यानी जो देश का मध्य भाग है ना, जैसे कि ये जो मैप यहाँ पर दिया गया है इसको देख करके आप समझ सकते हो। देखो मकई का ये सिंबल है ना, देखो मकई यहाँ पर उगाया जाता है दोस्तों। एक मिनट, ये चावल का, ये मकई, मकई कहाँ पे उगाया जा रहा है? मकई का दिया है, देखो यहाँ पे, देखो बीच वाले हिस्से में उगाया जा रहा है, देख रहे हो। अच्छा, अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और आपको बताती हूँ। देखो ये चावल है, ये चावल है, ये मकई है। अब आप लोगों को एक बात मालूम होगी कि चावल की खेती के लिए हमें चाहिए होता है ज्यादा पानी, और मकई की खेती के लिए ज्यादा पानी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो देखो इसीलिए चावल की खेती कहाँ कहाँ पर उगाई जा रही है? तो जो हमारे तटीय क्षेत्र है ना, देखो यानी जहां पर पानी हमें आसानी से मिल जाए, जहां पर ज्यादा बारिश होती है, देखो तटीय क्षेत्र में ही चावल की खेती, नदियों के आसपास में ही आपको चावल की खेती इधर देखने के लिए मिलेगी। बाकी मकई की खेती आपको अंदर वाले हिस्से में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो झींगू नदी है, फिर इधर इधर देख रहे हो, यहाँ पर आपको मकई की खेती देखने के लिए मिलेगी। फिर गन्ने की खेती देखो ये आपको देखने के लिए मिलेगी, बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखो रबर वगैरह, और क्या बात करूं मैं, और यहाँ पर देखो कहवा, कॉफी की खेती भी यहाँ पे काफी ज्यादा की जाती है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको देख करके आप इजीली समझ सकते हो। संतरा वगैरह भी उगाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं। लौह भी मिलता है, ठीक है, देखो मैग्नीज वगैरह सब कुछ ये किनारे पे मिलते हैं, बराबर। तो आइए, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो मकई की जो फसल है वो मुख्य रूप से कहाँ पर? देश के मध्य भाग में उगाई जाती है, हमने देखा ही। और यहाँ पर कहवा, सोयाबीन, कोको पता है ना, चॉकलेट बनाने वाली, ठीक है, रबर, इन नकदी फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। यानी ये सब क्या है भाई? ये मुख्य रूप से ना कैश क्रॉप्स हैं, यानी इनको बेच करके पैसा मिलता है काफी ज्यादा, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं उस चीज को। और ब्राजील कहवा एवं सोयाबीन के निर्यात में सबसे आगे है। यानी अगर मैं ब्राजील की बात करूं, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा था कि ब्राजील को मतलब ब्राजील जो है वो किस लिए फेमस है? कॉफी, यहाँ पे कॉफी जो है ना वो काफी मात्रा में होता है, तो यहाँ से ये लोग क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं, यानी दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, तो इसके लिए बड़ा फेमस है। तो ब्राजील में क्या किया जाता है? कहवा और सोयाबीन के निर्यात में अग्रसर है, यहाँ से वो एक्सपोर्ट किया जाता है। और कहवा का उत्पादन जो है ना वो मुख्यतः कहाँ पर होता है बच्चे? मिनास जिराइस और साओ पोलो राज्यों में होता है। और इन फसलों के अलावा और भी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है, केला, अनानास, संतरे एवं अन्य नींबू जातीय फलों का उत्पादन भी होता है। घास के प्रदेशों में जो घास के प्रदेश हैं जैसे कि पंपास वाला एरिया, सवाना वाला, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है? गाय, भेड़, बकरियां पाली जाती हैं, और इसीलिए वहां पर मांस उत्पादन एवं दूध उत्पादन के व्यवसाय देखने मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर गाय वगैरह भी सब उगाई जा रही है, तो अगर गाय भैंसे रहेंगी, भेड़ बकरियां, तो वहां पर दूध का व्यवसाय किया जाएगा और मांस का व्यवसाय किया जाएगा। बकरियों के मांस सब लोग खाते हैं ना, तो वो सब कुछ वहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हो, राइट। चलो समझ में आ गया। तो ये था हमारा कृषि के बारे में। तो ब्राजील में इस प्रकार से खेती की जाती है, आप समझिएगा। इसकी मुख्य मुख्य फसलें क्या हैं, नकदी फसलें क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फल वाले फसलें, मतलब फल में क्या क्या उगाया जाता है, ये सब कुछ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं खनन की। तो खनन क्या होता है दोस्तों? जमीन के अंदर से लोहा निकाला और भी बहुत सारी जो मिनरल्स हैं उनको निकाला, ये सब कुछ किस में आ जाएगा? खनन में आ जाएगा। कोयला कहाँ से निकलता है? जमीन के नीचे से निकलता है, तो ये सब कुछ खनन में आएगा। अब खनन यहाँ पे मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो देखो मैं आपको पहले दिखा दूं, इधर मैग्नीज, बॉक्साइट, लोह, कोयला, देखो यहाँ पर है कि नहीं? बॉक्साइट देखो मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद इधर देखिएगा, इधर आ जाइए जरा, मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर इधर भी, यानी जो तटीय क्षेत्र है ना, वहां पर हमें जो खनन कार्य है वो इधर ज्यादातर करके देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइए जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्राजील का जो पूर्वी भाग है वहां पर लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकेल, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों से संपन्न है। यानी जो इसका ये वाला क्षेत्र है ना, पूर्वी भाग मतलब आप देख सकते हो, ये देखो पूर्वी
भाग में खनन का कार्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यही बात बोली गई है कि इसका जो पूर्व वाला भाग है ना दोस्तों, ये क्या है, तो यहाँ पर इस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? लौह अयस्क यानी कि लोहा, ठीक है, मतलब जिससे लोहा बनाया जाता है, क्योंकि जो लौह अयस्क है ना, आयरन और उससे लोहा बनाया जाता है, ठीक है, तो वो मिलता है। इसके साथ साथ मैग्नीज, फिर निकेल और तांबा बॉक्साइट आदि खनिजों से यह क्या है, संपन्न है। फिर अब सुनिए, दुर्गमता का मतलब क्या होता है? जहां पे जाना काफी कठिन हो। घने वन का मतलब क्या है? एकदम वन कैसा है? पूरा घना घना है। घनदाट अरण्य यानी वही घने वन की बात की जा रही है। थोड़ा यहाँ पे मराठी में लिख दिया। निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान इत्यादि प्रतिकूल कारकों की वजह से देश के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय के विकास में मर्यादाएं आ गई हैं। जैसे हमने देखा कि खनन कार्य जो है वो पूर्वी इलाके में हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ब्राजील के अंदर वाले हिस्से में क्यों नहीं मिला? अमेज़न की जो घाटी है, जो उसका मैदान है, वहां पे हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि बहुत सारे कारण है ना दोस्तों। दुर्गमता, वहां पे जाना भी कठिन है, घने घने वन है, और वहां पे मतलब कैसे जाया जाए, किस वहां पे क्या क्या मिलेगा, है ना, ये सब कुछ का अज्ञान होने की वजह से, ज्ञान नहीं है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर आंतरिक भागों में खनन का व्यवसाय जो है वो विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक से। और खनिजों की उपलब्धता एवं देश में बढ़ती मांग के कारण उच्च भूमि के प्रदेश में खनन व्यवसाय का विकास हुआ है, ठीक है। यानी उच्च भूमि में खनन का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे खनन व्यवसाय मतलब जो खनिजों की उपलब्धता है, तो इसीलिए, और देश में मांग भी बढ़ रही है, इसलिए वहां पर उच्च भूमि में इसका विकास हुआ है, ठीक है। बीच में क्यों नहीं हुआ है मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या यहाँ पे पूर्वी तट में पाया जाता है, पूर्वी भाग में ये भी, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बस ऐसे कहानी के तरह मत पढ़ो भाई, सोच मतलब सुनते रहो, और एग्जाम में जब पूछे तो लिखना होगा कि पूर्वी तट में कौन कौन से ये मिलते हैं, आपको बताना पड़ेगा। ये लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, तांबा बॉक्साइट, ये सब खनिज उदन मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बताना रहेगा। सो प्लीज लिसन केयरफुली। चलो अब हम बात करते हैं मत्स्योत्पादन। तो मत्स्योत्पादन का मतलब क्या होता है? मछली पालन। क्या ब्राजील में भी मछली पालन किया जाता है? अरे हाँ भाई, हर जगह मछली पालन किया जाता है, तो वहां पे भी मत्स्य मतलब मछली का उत्पादन, ठीक है, तो ब्राजील में भी होता है, राइट। तो आइए जरा हम इसके बारे में समझते हैं, मछलियों के उत्पादन के बारे में। तो देखो, ब्राजील को हमने पढ़ा था कि कितना किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है, तो इसको 7400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है, ठीक है, हाँ बिल्कुल हमें मालूम है। फिर शीत एवं उष्ण प्रवाहों का संगम और विस्तृत महाद्वीप मग्न तट के कारण दक्षिणी अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने का क्षेत्र विकसित हुआ है। तो बच्चे आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, याद कीजिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी में ही पढ़ा है कि जहां पर कौन कौन से ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, ये जो प्रवाह होते हैं यानी कि जो करंट होते हैं, उष्ण और शीत करंट जहां पे एक साथ आकर के मिलते हैं, वहां पर ऐसा वातावरण बनता है जो मछलियों के लिए अच्छा होता है। तो वहां पे मछलियां आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये जो दोनों जहां पे मिलते हैं ना, वहां पे एक प्रकार का वनस्पति है जो मछलियों का क्या होता है, खाना होता है, ठीक है, तो उसको खाने के लिए वो वहां पे आती है, और वहीं पे आकर के वो अपना मतलब उत्पादन भी करती है, ठीक है, मछलियां उधर अंडे वगैरह देती है। इसके लिए वह जो क्षेत्र जहां पर शीत और उष्ण प्रवाह आकर के मिलते हैं, उसमें आप देखोगे कि मछलियां ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। और अगर वहां पे मछलियां ज्यादा है तो बच्चे क्या होगा, जो मछली मतलब मछुआरे भी वहीं पर जाएंगे मछली को पकड़ने के लिए, तो वहां पे आपको मछली का व्यवसाय विकसित हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा दक्षिणी वाला अटलांटिक महासागर है, देखो यहाँ पर उष्ण प्रवाह और शीत प्रवाह, ये है आपका शीत प्रवाह, ये है उष्ण प्रवाह, दोनों आकर के मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस वाले क्षेत्र में ना जो मछली का उत्पादन है वो काफी विकसित हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई थी, बराबर। फिर मछली पकड़ना परंपरागत रूप से किया जा रहा है, और वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से पारंपरिक तंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग कर यह व्यवसाय किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यानी व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से, यानी कोई व्यक्ति है वो जाके उसने मछलियां पकड़ी और फिर ले जाकर के उसको बेचा, या फिर सामूहिक रूप से मछुआरों की पूरी टोली गई वहां से मछलियां पकड़ी और तब जाके बेचा। तो ऐसे प्रकार से क्या किया जाता है, पारंपरिक तंत्र या फिर और जो उपकरण है, जैसे मछली को पकड़ने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं, जाल वगैरह होते हैं ना, तो उनसे पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यवसाय किया जाता है। और इसमें देखिएगा कौन कौन से प्रकार की मछलियां जलचर पाए जाते हैं,
तो शॉर्ट फिश है, ये एक मछली का प्रकार होती है। झींगा, झींगा तो आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे देश में भी मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे केकड़ा हो गया, सारडाइन हो गया, है ना, तो इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। तो ये सब कुछ ये लोग पकड़ते हैं। और ब्राजील में प्राकृतिक रचना, घने वन एवं नदियों में पानी की रफ्तार के कारण मीठे जल की मछली पकड़ने का व्यवसाय विकसित नहीं हुआ है। अब ये मीठे जल की मछली पकड़ने का व्यवसाय क्या है, तो बच्चे सुनो, देखो जैसे हमारे समुद्रों में भी मछलियां पाई जाती हैं, है ना, और जो हमारे मीठे पानी मतलब जो नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं, है ना। तो अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो यहाँ पर बस जो सागर है वहीं से मछलियां पकड़ी जाती है, यानी खारे पानी से। सागर का पानी कैसा होता है, खारा, ठीक है, तो उसको हम खारे पानी बोलेंगे, बराबर। और मीठे पानी यानी क्या है, जैसे जहां से नदियां वगैरह बह रही है, उनका पानी कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो इसमें मीठे पानी की जो मछली का व्यवसाय है ना, वो विकसित नहीं हुआ है ब्राजील में। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी ब्राजील की जो प्राकृतिक संरचना है और घने वन, सबसे मेन कारण तो भैया ये फॉरेस्ट है, और नदियों में जो पानी की रफ्तार है उसके कारण मीठे जल की मछली पकड़ने का व्यवसाय अभी तक विकसित नहीं हुआ है। बस समुद्र से ही वहां पे मछली पकड़ते हैं और ले जाकर के बेचते हैं, ठीक है। बस समझ में आई, ओके जी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है हमारे किसकी बात की, ब्राजील में किस प्रकार से होता है खेती, मत्स्य उत्पादन, खनन, सब कुछ हमने समझ लिया है। एंड आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत के बारे में कि भारत में कैसे कृषि कार्य किया जाता है, मत्स्य उत्पादन, खनन कार्य, सब कुछ हम समझेंगे। तो आइए अब मेरे साथ इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर को हम पूरा ना इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो अभी बने रहो हमारे साथ। मैंने सोचा है कि बस इसके लिए एक ही वीडियो बनाऊं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, भारत में कृषि। तो सकल घरेलू उत्पाद में ब्राजील की तुलना में हमने देखा था कि भारत में कृषि का योगदान अधिक है ना। यानी कृषि, जैसे हमने देखा था ना, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, ब्राजील में। अब जो प्राथमिक व्यवसाय था उसका कम था, ठीक है, और हमारा लगभग 17% था, यानी हमारा योगदान जो है कृषि वाला वो ज्यादा था, ठीक है, किसमें, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। और समझिएगा, साथ ही कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भी हमारे यहाँ पे अधिक है और उनके यहाँ पे तो कम ही है। वहां पे कृषि में बहुत कम लोग इंगेज्ड हैं। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि का कार्य किया जा रहा है और कृषि का करीब 60% जो भूभाग है वो कृषि के अधीन है। यानी भारत का करीब, जैसे मान लीजिए भारत का 100% भूमि है, तो उसका 60% भाग जो है वो कृषि के अधीन है, यानी कि वहां पे की जाती है खेती। विस्तृत मैदानी प्रदेश, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु की लंबी अवधि और विविधता इसके कारण है। यानी क्या कारण है कि यहाँ पर खेती की जाती है, तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ पे विस्तृत मैदानी प्रदेश है, हमने देखा था उत्तर भारतीय मैदान, वो पूरा समतल ही है, पूरा मैदानी इलाका है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा उपजाऊ भूमि, हमारे यहाँ पे उपजाऊ भूमि भी होती है, और उपजाऊ मृदा, ठीक है, और अनुकूल जलवायु, यानी हमारे यहाँ पे ऐसे जलवायु होती है जो जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साल भर हमारे यहाँ पे कोई ना कोई खेती तो होती ही रहती है, ठीक है ना। कभी बाजरे की, कभी मक्के की, फिर गेहूं की, चावल की, हम सब्जियां उगाते हैं, बहुत कुछ उगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जलवायु ही ऐसी है कि सब कुछ उग जाए, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये सब कुछ हमें देखने के लिए मिलता है, बराबर। और भारत में मुख्य रूप से निर्वाह कृषि प्रचलित है। निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है कि ऐसी कृषि जिससे, मतलब ऐसी कृषि होती है ना जिससे हम अपना, एटलीस्ट हम अपना तो जीवन यापन कर सके। इतना खेती तो समझ लीजिएगा आपको भारत में देखने तो मिलेगा ही, ठीक है। गांव में आप जाएंगे तो लोग इतना तो उगा ही लेते हैं कि उनका भरण पोषण हो सके, उनको किसी से मांगना ना पड़े, खरीदना ना पड़े, ठीक है। गेहूं चावल खुद घर पे उगा लिया, तो वो हो गया निर्वहन कृषि, ठीक है। भारत में चावल, देखो भारत में अब क्या क्या उगाया जाता है दोस्तों, तो चावल गेहूं, ज्वार बाजरा मकई, ये प्रमुख खाद्य फसलें हैं। इसके अलावा नकदी फसलें भी उगाई जाती है। जैसे ब्राजील में नकदी फसलें उगाई जा रही थी, कॉफी वगैरह, वैसे हमारे देश में भी उगाई जाती है। कौन कौन सी, चाय, गन्ना, कहवा मतलब कॉफी, कपास, रबड़, पटसन, ये सब कुछ क्या है, नकदी फसलें हैं, ठीक है। फिर भारत विभिन्न प्रकार के फल, मसाले एवं सब्जियों का उत्पादन करने वाला भी देश है। यानी हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के उगाए जाते हैं, क्या, फल, मसाले, सब्जियां, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भारत के मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछलियों का उत्पादन, ठीक है। तो भारत में भी होता है क्या, हाँ भारत में भी होता है, और वो दोनों, मीठे पानी वाला ब्राजील में नहीं हो रहा था, हमारे भारत में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य व्यवसाय की क्या है, प्रमुख भूमिका, मतलब भूमिका महत्वपूर्ण है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, समुद्री एवं मीठे पानी की
मछली के उत्पादन में भारत अग्रसर है। देख रहे हो, हमारे यहाँ पे समुद्री मछली का पालन भी, मछली का उत्पादन भी किया जाता है। और मीठे पानी, समुद्री यानी क्या, समुद्र से मछलियों को पकड़ा जाता है। मीठे यानी क्या, किसी नदी से, किसी झील से, ठीक है, किसी तालाब से मछलियों को पकड़ा तो वो मीठे पानी का हो जाएगा। तो हमारे भारत में दोनों ही उत्पादन किया जाता है। आहार एक, अब देखो इसके बहुत सारे कारण भी हैं। पहला तो ये हमारे अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है मछली उत्पादन। इसके साथ साथ ये न्यूट्रिशन का भी सोर्स है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मछलियां खाते हैं, ठीक है, तो उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, राइट। तो आहार एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर रोजगार निर्माण है ना, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है मछलियों की वजह से, क्योंकि वही उनका काम है। वो सुबह उठते हैं, मछलियां पकड़ा, फिर ले जाके बेचा और उनसे उनका जीवन चलता है। तो ये भी है। और पोषण का स्तर बढ़ाने एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु मत्स्य व्यवसाय का उपयोग किया जाता है। यानी कि विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है जी, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे केरल, पश्चिम बंगाल, कहाँ पर देखो आप मछलियों का उत्पादन किया जाता है, तो समझते रहिएगा, नाम याद रखना। केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में रहने वाले अनेक लोगों के आहार में मछली महत्वपूर्ण घटक है। यानी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तटीय भागों में, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल के लोग यानी बंगाली लोग क्या खाते हैं भाई, मछली खाते हैं। तो मतलब प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो बंगाली लोग ही मछली की अलग अलग डिशेस बनाते हैं, ठीक है ना। जो लोग बंगाली होंगे उनको पता होगा, राइट। मतलब मोस्टली अगर देखा जाए, वैसे तो पूरे कंट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो मछलियां खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो बंगाली लोगों का हम ज्यादा सुनते हैं कि उनके घर पे रोज मछली बनती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे केरल हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो भाई इसका कारण क्या है, क्यों यहाँ के लोग मछलियों, मतलब उनका मुख्य आहार मछली क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मछली पर्याप्त रूप से मिल रही है। वो तटीय इलाका है, समुद्र के किनारे वाला इलाका है, तो वहाँ पे इजिली मछलियां मिल जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे लोगों का मुख्य आहार जो है वो मछली हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे राज्य आप देख लो, ठीक है, देख लेना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और उसके जो आसपास के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर। और भारत में करीब कितना है हमारा है सागरीय तट, देखो ब्राजील का 7,400 था, हमारा है 7,500 किलोमीटर का सागरीय तट हमारे पास है। और किनारे के पास मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। यानी जो सागर है ना बच्चों, उसके किनारे के पास कौन सा व्यवसाय किया जाता है, मछलियों को पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है। और मत्स्य उत्पादन के कुल वार्षिक उत्पादन में से समुद्री मछली का योगदान कितना होता है भाई, 40% होता है। यानी मछली उत्पादन जितना भी हो रहा है ना हमारे भारत देश में, जैसे मान लो 100% हो रहा है, तो उसमें से 40% कौन सा होता है, तो समुद्री मछली उत्पादन, समुद्री वाला, ठीक है, इसका योगदान होता है। मत्स्य उत्पादन के कुल वार्षिक उत्पादन में से समुद्री मछली का योगदान 40% होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कौन कौन सी मछलियां पाई जाती है, तो वशी, बांगड़ा, बम्बिल, सुरमई, पॉपलेट, झींगे इत्यादि जलचर, यानी जलचर मतलब क्या होता है, जल में रहने वाले वही जीव, ठीक है, अरब सागर में पाए जाते हैं, बराबर है ना। तो वही बंगाल की खाड़ी में क्या क्या मिलता है दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी मिलता है केकड़ा, फिर हिल्सा, रावस इत्यादि जलचरों को पकड़ा जाता है। और मीठे पानी की नदियों, नहरों, जलाशयों आदि में मत्स्य उत्पादन किया जाता है, ठीक है। मतलब जो मीठे पानी के स्रोत होते हैं, जैसे नदियां, नहर हो गए या फिर जलाशय हो गए, वहां पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। और इसमें किस किस प्रकार की मछलियां मिलती हैं, तो कतला, रोहू, चोपड़ा इत्यादि मीठे पानी की प्रमुख मछलियां हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा, है ना। जो लोग खाते होंगे उनको इनका नाम, मतलब उनको नाम सुनते याद आ जाता होगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी मान लो मैं कुछ नहीं खाती, ठीक है, तो मेरे से आप बोलोगे ये हिल्सा क्या है, मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको कभी देखा ही नहीं क्योंकि मैं खाती ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो लोग खाते रहेंगे ना, उनको आप ऐसे बोल दोगे ना रावस, उनको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ये रावस मतलब ये मछली का एक प्रकार है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये बात हो जाती है। तो जो लोग खाते होंगे ना उनको मालूम होगा, कतला, रोहू, चोपड़ा ये मछलियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। और देश के कुल वार्षिक मत्स्य उत्पादन में करीब 60% योगदान किसका होता है, मीठे पानी की मछलियों का होता है। तो बच्चे समुद्री पानी का 40%, मीठे पानी का 60% और कुल मिलाकर के हो जाता है 100%, ठीक है। ब्राजील में बस सागर वाला ही था, हम उनके यहाँ पे मीठे पानी वाला नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पे तो दोनों है ना, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब हम बात करेंगे भाई खनन कार्य की। तो बच्चे जैसे ब्राजील में हो रहा था खनन कार्य, वैसे हमारे यहाँ पर भी होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में ना सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर मिलता है, आप लोग जानते हो, हमने सुना था
हमने पढ़ा था छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। तो छोटा नागपुर का पठार, वहां पे बहुत सारे आपको उधर खनिज जो है वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, यानी उसको हम कह सकते हैं, उसको जानते हो क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खनिज हमें देखने के लिए मिलता है, काफी, भारत में सर्वाधिक खनिज वहीं पे मिलता है, ठीक है। तो भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर खनन कार्य बड़े पैमाने पर चलता है और भी जगह पे चलता है, जैसे कि पूर्वी महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र का जो पूर्वी साइड है वो, और छत्तीसगढ़ में कोरबा भाग और कोयले की खाने हैं वहां पर, ठीक है। असम में भी देखिएगा, असम में डिगबोई, महाराष्ट्र के पास अरब सागर में बॉम्बे हाई, जो बॉम्बे हाई है ना अरब सागर में, वहां पर, और गुजरात के कलोल कोयली में कच्चे तेल के कुएं हैं। गुजरात में, गुजरात का कलोल और कोयली, वहां पर कच्चे तेल के कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। बॉम्बे हाई में भी, अरब सागर में जो बॉम्बे हाई है, और असम में जो डिगबोई है वहां पर, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी के मुहाने के पास खनिज तेल के भंडार मिलते हैं, वहां पे खनिज तेल को निकाला जाता है। और राजस्थान में देखिएगा क्या क्या मिलता है दोस्तों, संगमरमर, आंध्र प्रदेश में कडप्पा के पत्थरों की खाने हैं, ठीक है। तो हमारा देश खनिजों के मामले में भी बहुत समृद्ध है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खनिज वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने समझ लिया ना कृषि के बारे में, और जो भी उद्योग वगैरह थे वो हमने देख लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ब्राजील में उद्योग, ठीक है दोस्तों। अब हम उद्योगों की बात करेंगे, तो ब्राजील के उद्योग हम देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के उद्योग देखेंगे, और फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म होगा। ओके, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है, और बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे पता है आप सभी लोग बोर हो रहे होंगे, है ना, कि ये क्या क्या पढ़ा रहे हो, तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पढ़ना पड़ेगा। और ये लेसन थोड़ा सा लेंदी है, और मैंने क्या सोचा है ना कि इसको एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से चीजें क्या है, संबंधित है, इसलिए मैंने सोचा एक बारे में ही पूरा पढ़ा दो, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं ब्राजील के उद्योग के बारे में। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ब्राजील में किस किस प्रकार के उद्योग किए जाते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए, प्रमुख उद्योगों में क्या है यहाँ पर, लौह और इस्पात, वाहन संयोजन। वाहन संयोजन का मतलब क्या हुआ, जहां पर वाहनों को, व्हीकल्स को क्या किया जाता होगा, असेंबल किया जाता होगा, यानी उनको जोड़ा जाता होगा, वो हो गया वाहन संयोजन। खनिज तेल की प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन इत्यादि का समावेश होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगे ब्राजील में, ठीक है। और प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन पारंपरिक उद्योग भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहाँ पर, प्रौद्योगिकी यानी क्या, वही टेक्नोलॉजी पे जो आधारित उद्योग है दोस्तों, वो भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन जो पारंपरिक उद्योग है वह भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, यानी जो पहले से जो उद्योग चले आ रहे हैं वो भी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूंगी शक्कर, सूती कपड़ा, रेशम, ऊनी कपड़ा उद्योग और खाद्य उद्योगों का ब्राजील में अच्छा विकास हुआ है, ठीक है। और बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में हुआ है, यानी जो ब्राजील का दक्षिण पूर्वी भाग है, यानी दिस वाला साइड, और दक्षिण यानी नीचे वाला साइड, वहां पर बड़े बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है, यानी कि उद्योग वहां पर लगाए गए हैं। और पूर्वोत्तरी एवं पश्चिमी भागों में विकास कम हुआ हमें दिखाई देता है, यानी वहां पर ज्यादा विकास हुआ नहीं है उद्योगों का, ठीक है। और इस प्रदेश में निवेश करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, यानी जो सरकार है वो उस चीज को प्रमोट करती है कि आइए आकर के यहाँ पे निवेश कीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो जाके और उसको विकास हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। चलो भारत में उद्योग हम जरा समझते हैं। तो भारत में क्या हुआ है कि अलग अलग स्थानों पर उद्योग स्थापित हुए हैं, और हमारे यहाँ पे उद्योग हमें क्यों देखने के लिए मतलब जो उद्योग है ना दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, क्लास आई थिंक सो 8th में आप लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के बारे में, कि जो उद्योग है ना वो हम कहाँ पर लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, जैसे मान लो आपको चीनी का मिल जो है वो लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री जहाँ पे चीनी को बनाया जाए, तो वो आप कहाँ पे लगाना पसंद करोगे, जहाँ पे चीनी ईजिली अवेलेबल, चीनी नहीं सॉरी, जहाँ पर मान लीजिए गन्ने का कोई खेत है, ठीक है, यानी वहाँ पे एक गांव है, ठीक है, वहां पे जो ज्यादातर लोग हैं ना क्या करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। तो आप क्या सोचोगे कि मैं इस गांव के आसपास में ही फैक्ट्री लगाऊं। क्यों आप आसपास में लगाना चाहते हो, तो आपका फायदा हो जाएगा ना कि गन्ना जो है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी आने ले जाने का ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैक्ट्री तो पास में ही है, तो आपको थोड़े पैसे में ही काम हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। और यहाँ पर गाँव है तो यहाँ पे हमें मजदूर भी मिल जाएंगे, है ना। तो फैक्ट्री लगाते टाइम पे ये सारी बातें सोचनी पड़ती है, ये बहुत जरूरी है कि नहीं। तो वही बात दी गई है। अब हमारे भारत देश में बहुत सारी चीजें हैं ना, तो देखिएगा
कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन, आर्थिक संसाधन, मांग इत्यादि कारकों के कारण उद्योगों में असमान वितरण दिखाई देता है। यानी हम कहीं पर देखते हैं कि कहीं पर तो बहुत सारे उद्योग लगाए गए और कोई जगह ऐसी है जहां पर उद्योग ही नहीं लगाए गए। तो भाई यही इसका कारण है कि कच्चे माल मिलने चाहिए, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन, अब सोचो ना, आपने फैक्ट्री लगा दिया एकदम जंगल में ले जाकर के, अमेज़न के जंगलों में, अब वहां पे लाइट वगैरह कुछ पहुंच ही नहीं पा रही, क्या फायदा आपके फैक्ट्री लगाने का, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका फैक्ट्री ना चल पाएगा, ना आप काम कर पाओगे, कुछ फायदा नहीं, आपके पैसे हो जाएंगे बर्बाद। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा ऊर्जा संसाधन, आर्थिक संसाधन और मांग। अगर आप किसी चीज की फैक्ट्री लगा रहे हो बच्चे, उसका मांग भी तो होना चाहिए ना वहां पर। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके कारण हम असमान रूप से उद्योगों को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब समझिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में धात्विक खनिजों के भंडार है, यानी जो धातु वाले खनिज है ना उनके भंडार है। और इसीलिए क्या होता है कि भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तरी भाग में धातु निर्माण उद्योग स्थित है। यानी कहने का मतलब क्या है, समझिएगा अच्छे से। देखिए, जैसे ये झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब कहाँ पे आ रहे हैं, ये सब हमारे भारत, देखो एक तो मध्य भाग आ रहा है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान थोड़ा इधर वाला, फिर झारखंड देखो हमारा बिहार के बाजू में है, आप लोग को मालूम है। उड़ीसा तो आप जानते ही हो, है ना, जो किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो सारे राज्य है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धात्विक खनिजों का क्या है, भंडार है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वोत्तरी भाग है, यानी भारतीय प्रायद्वीप ये रहा है ना, तो इसका जो पूर्वोत्तरी भाग है ना, यहाँ पर हमें धातु निर्माण उद्योग स्थित दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज के भंडार है। अब खनिज वहां से निकाला जाएगा और इजिली इन तक, ये फैक्ट्री तक पहुंच सकता है, इसलिए वहां पे हमें ये उद्योग दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर क्या है, उपलब्ध कोयले और लौह अयस्क के भंडार है, ठीक है। और साथ ही क्या है भाई, और साथ ही एक और कारण है, दामोदर महानदी की घाटी में जो जल विद्युत और हीराकुंड परियोजना जैसी अनेक औष्मिक शक्ति संयंत्रों से मिलने वाली अखंडित एवं सस्ती बिजली। जैसे यहाँ पर ये परियोजना है, कौन सी, दामोदर महानदी की घाटी, मतलब वहां पर डैम वगैरह बना करके वहां पे विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे सस्ती रूप से आपको बिजली भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इसीलिए वहां पे धातु के जो उद्योग हैं, है ना, उनको उगाए। देखो पहली बात तो इनको कच्चे माल मिल जाएंगे इजिली, क्योंकि वहां पे धातु का पूरा क्या है, भंडार है, और यहाँ पे बिजली भी इनको सस्ते में मिल जाएगी। तो इसलिए उधर हमें ज्यादा ये उद्योग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और समझिएगा, राजस्थान में कौन कौन से उद्योग देखने मिलेंगे, सुनिए। राजस्थान में तांबा, सीसा एवं जस्ता, और कर्नाटक में लौह इस्पात, मैग्नीज एवं एल्यूमिनियम, और तमिलनाडु में एल्यूमिनियम उद्योग विकसित हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और कृषि पर आधारित उद्योगों में, मतलब देखो कई उद्योग ऐसे भी होते हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं, जैसे कि चीनी का मिल हो गया, है ना, तो पटसन एवं चीनी उद्योगों का केंद्रीकरण कच्चे माल के प्रदेश में हुआ है। जैसे कि मतलब ये, जैसे कपास हो गया, ठीक है, पटसन हो गया और चीनी हो गया, ये सब कुछ कहाँ पे हम उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हमें कच्चे माल इजिली अवेलेबल हो जाए। तो हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ पर कहाँ पर ये मिल दिखाई देते हैं। देखो उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, तो इजीली इनको गन्ना मिल जाएगा और ये चीनी बना पाएंगे। तो इसीलिए हमें इधर चीनी उद्योग ज्यादा दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल का पटसन उद्योग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पटसन मिल जाएगा इन लोगों को। और विविध राज्यों के वन प्रदेशों के पास मतलब जो वन प्रदेश है, क्योंकि अब आप लोग को पता होगा, जैसे कागज हो गया, प्लाईवुड हो गया, माचिस हो गया, राल, लाख और लकड़ी की जो वस्तुएं हैं, ये सब कुछ कैसे बनती है, तो जंगल से मिलने वाली जो लकड़ियां होती हैं, वृक्षों की लकड़ियां, उनसे बनती है। जैसे कागज किससे बनता है भाई, पेड़ों से बनता है। प्लाईवुड भी वहीं से मिलता है। माचिस वहीं से मिलेगा, है ना, क्योंकि वो लकड़ियों का यूज करके बनाया जाता है। फिर राल हो गया, लाख हो गया, ये कुछ चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, राल और लाख, ठीक है। और लकड़ी की जो भी वस्तु है, ये सब कुछ हमें कहाँ पे देखने मिलेगा, तो जो वन प्रदेश है, यानी जहां पर जंगल है, वहीं के आसपास में आपको ये सारी फैक्ट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। और वनोत्पादन पर आधारित उद्योग केंद्रित हो गए हैं, मतलब जो वनों के ऊपर डिपेंडेंट उद्योग हैं वो केंद्रित हो गए, यानी उनको वहीं पे बनाने की कोशिश की गई है। कोंकण एवं केरल के तटीय प्रदेशों में और कौन कौन से देखने के मिलेंगे, देखिएगा, कोंकण और जो केरल के तटीय प्रदेश है, वहां पर हमें काथी, फल प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण इत्यादि उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। काथी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, नारियल रहता है ना, तो नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको निकाला और उससे इन लोगों ने बना ली रस्सी जैसा कुछ, ठीक है, सुतली टाइप का, राइट, तो वो काथी हो गया। फल प्रसंस्करण यानी फलों को कैसे स्टोर मान लीजिए करके रखना है ज्यादा दिन तक, तो उसको कैसे पूरा ऐसे हवा बंद डिब्बे में रखा जाता है कि उसमें हवा ना जा पाए, या फिर ऐसे पैकेट में बंद किया जाता है कि हवा ना जा पाए, तो वो हो गया। फिर मांस प्रसंस्करण वही है कि मांस को इतने अच्छे से रखा है, ठीक है, ताकि उसमें हवा वगैरह ना जाए और वो ज्यादा दिन तक टिके रह सके। तो ये सब कुछ आपको उधर देखने के लिए मिलेगा, ओके। और
और सुनिए, खत्म नहीं होता, बहुत कुछ है। हाँ, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा, याद भी करना होगा। देखिए, कोयले, डिगबोई, नूनमती और बोनगाई गांव तेल शुद्धिकरण के कारखाने खनिज तेल का उत्पादन करने वाले प्रदेशों में हैं, और मथुरा एवं बरौनी के तेल शुद्धिकरण केंद्र तट से दूर आंतरिक भागों में है और तेल उत्पादन क्षेत्रों से दूर है। सीमेंट उद्योग का वितरण भी सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और समझेंगे यहाँ पर, देखिए, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और राज्यों में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन होता है। तो बच्चे, यहाँ पे नमक का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि ये सारे तटीय इलाके हैं ना, मतलब तट के पास में ही है, तो वहां पर नमक का उत्पादन होता है। जिन उद्योगों की कच्चे माल पर निर्भरता कम है वे देश के अनेक भागों में फैले हुए हैं। यानी अब सुनो, जैसे ये सब कुछ तो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे कच्चे माल के ऊपर ही ये पूरा के पूरा डिपेंड होते हैं, बराबर। अब कुछ उद्योग, मतलब कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो क्या है, जिनका कच्चे माल पर निर्भरता बहुत कम है, ठीक है, यानी कच्चे माल पर ये ज्यादा निर्भर होते नहीं है। तो ऐसे उद्योग ना देश के अलग अलग भागों में पूरा फैले हुए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, यांत्रिक एवं विद्युत वाहन, ठीक है, यानी जो यांत्रिक और विद्युत वाहन बनाया जाता है, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा उर्वरक और अनेक ग्राहक उपयोगी उत्पाद, मुख्यतः बड़े शहरों में इन उद्योगों का केंद्रीकरण हमें दिखाई देता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है दोस्तों, भारत में जो उद्योग था उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे व्यापार की, ठीक है, बिल्कुल व्यापार की हम बात करेंगे, यस। तो चलो भाई, व्यापार को भी समझ लेते हैं। निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन। क्या आपको पता है निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है और व्यापार संतुलन क्या होता है? नहीं पता तो सुनो। निर्यात यानी क्या होता है, कि जब हम अपने देश का कोई सामान हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं और उसके बदले ले रहे हैं पैसे, तो उसे हम कहते हैं निर्यात। आयात किसको कहा जाता है? तो जब हम किसी कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, उसके बदले में हम दे रहे हैं उनको पैसे, तो उसको कहते हैं आयात करना, ठीक है। निर्यात हो गया, आयात हो गया। निर्यात यानी देना, आयात यानी लेना, ठीक है। और ये व्यापार संतुलन क्या है भाई? तो व्यापार संतुलन देखो इसके ऊपर डिपेंड होता है, आयात और निर्यात के ऊपर। अब सुनना ध्यान से, हमारे लिए अच्छी बात कब होगी? मुझे एक बात बताओ, आपने ना 10 रुपए का सामान बेचा और 5 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, तो आपको मतलब इसमें अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? सोच करके बताओ। हमने ना एक व्यक्ति से 10 रुपए का सामान, एक व्यक्ति को 10 रुपए का सामान बेचा और उससे हमने 5 रुपए का सामान खरीदा। इसमें फायदा किसका है? हमारा फायदा है, क्योंकि हमारे पास उसका पैसा ज्यादा आया, 5 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, है ना। हमारा तो बस 5 रुपए उसके पास गया। यानी समझिएगा, अगर हम निर्यात ज्यादा कर रहे हो और आयात कम कर रहे हो, जब हम निर्यात ज्यादा करेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, आयात कम करेंगे तो हमारा कम ही पैसा जाएगा ना। तो ये अच्छी बात हो जाती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। अनफेवरेबल कब होगा? निगेटिव की तरफ कब जाएगा? जब हमारा आयात ज्यादा है, यानी हम सामने वाले से खरीद रहे हैं 100 रुपए का सामान और बेच रहे हैं ओनली 50 रुपए का सामान, हम 50 रुपए के घाटे में चले गए, यानी कि ये निगेटिव बात हो जाएगी, ये नकारात्मक वाली बात हो जाएगी। और संतुलन क्या होता है भाई? मतलब संतुलित, एक तो संतुलित होता है, दो हो गए, हमने एक अच्छी बात देख ली, एक बुरी बात भी देख ली, अब एक पूरा बैलेंस होता है, यानी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, एकदम ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है, ये कैसे होगा? जैसे मान लो आयात भी सेम है, निर्यात भी सेम है, हमने 10 रुपए का सामान खरीदा, 10 रुपए का सामान बेचा, बात खत्म। हम क्या है? बैलेंस पर है, ना हमारा फायदा ना हमारा नुकसान, ठीक है। तो ये होता है व्यापार संतुलन। इसके 3 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे भारत और ब्राजील का आयात और निर्यात दिया गया है, तो चलो बताना कि ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। तो अगर मैं भारत की बात करूँ, हमेशा आप देखोगे हमारे यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन ही थी, वेरी सैड। ये कोई अच्छी बात नहीं होती, बट चलो देखते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे निर्यात कितना था भाई? इतना था, देख रहे हो यहाँ पे, देखो इतना, और ये आयात कितना? इतना, यानी हम खरीद रहे हैं ज्यादा, बेच रहे हैं कम, यानी कि गलत बात, निगेटिव। फिर यहाँ पर भी देखो, ये भी निगेटिव, ये देखो ज्यादा नहीं, ये ज्यादा है, ये कम है, आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो ये भी गलत बात। यहाँ पर भी वही है। लेकिन भैया ब्राजील की हम बात करें, ब्राजील तो हमसे इस मामले में जीत गया। देखो, इसका निर्यात यहाँ पर 15 के लगभग आप देख सकते हो, है ना, और यहाँ पे देखो ये 12, इसको पढ़ो कितना होगा? तो 1,52,994, और ये है 1,27,647। वैसे ही देखो, इसका ये 19,018 देख करके समझ में आ रहा है, मतलब ये भी अच्छी बात, ये भी है भी, यहाँ पर भी अच्छी बात। यानी ब्राजील जो है हमसे इस मामले में आगे है, वो निर्यात ज्यादा कर रहा है, आयात कम कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका व्यापार संतुलन होता है। अब आओ जरा हम समझते हैं व्यापार के बारे में। तो ब्राजील में मुख्यतः लौह अयस्क, कहवा, कोको, कपास, शक्कर, संतरे, केले इत्यादि की निर्यात की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्राजील में किसका किसका निर्यात किया जाता है, किन किन वस्तुओं का? तो कहवा, कोको, कपास, शक्कर, संतरे, केले, इन सारी चीजों का। और ब्राजील
यंत्र सामग्री, कौन कौन सी चीजों को आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाता है, तो यंत्र सामग्री हो गया, रासायनिक उत्पाद, उर्वरकों, गेहूं, वाहनों, खनिज तेल, रोगन इत्यादि चीजें जो है वो आयात करता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज हम देख लेते हैं कि इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी प्रमुख भागीदार कौन कौन है ब्राजील के, तो वो है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और भारत। ठीक है, ये हैं इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स। ओके बच्चे, समझ में बात आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, ये है सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का योगदान। ठीक है, मतलब व्यापार का योगदान कितना है दोनों देशों का, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ना दोनों का कलर सेम सेम है, तो बच्चे ये सेम नहीं है, मैं बता देती हूँ। ये है भारत का, कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये है भारत का, ये है ब्राजील का। ओके, अगर आप दूसरी टेक्स्ट बुक देखोगे ना, इसमें थोड़ा सा ऐसे दे दिया है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, वैसे मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है ना, मैं उसमें जरा देख लेती हूँ। हाँ, ये है ब्राजील का, मैंने एकदम सही बोला, ये ब्राजील का है, ये वाला कलर। तो देखिएगा ब्राजील का कितना योगदान है और भारत का। देखो 2016 में बात करूँ तो 2000, ये देखो 2016 के जब इधर था, है ना, यहाँ पे 2000 लगभग, ठीक है, यानी 15-15 के लगभग आप देखिएगा। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम ये चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भारत का योगदान ज्यादा है किसमें, जीडीपी में, और जो ब्राजील है ना बच्चों उसका कम है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखोगे पहले क्या था, पहले जो हमारा भारत है वो नीचे था, ब्राजील ऊपर था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई और भारत का जो है वो योगदान ज्यादा हो गया है जीडीपी में, ब्राजील का कम है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख करके समझ सकते हो। बराबर, चलो बात समझ में आए कि नहीं। ओके जी, ब्राजील के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का हिस्सा 25% है। आप देख सकते हो ब्राजील के सकल घरेलू उत्पाद में ब्राजील का हिस्सा कितना है भाई, 25% है, जैसे हमने इसमें देखा है ना। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे भारत के बारे में कि भारत कौन कौन सी चीजों को आयात करता है और निर्यात करता है। तो भारत जो है वो मुख्य रूप से चाय, कहवा, मसाले, चमड़ा और जो चमड़े की वस्तुएं होती हैं, लौह, एस, कपास, रेशमी कपड़ा, आम इत्यादि चीजों को क्या करता है भाई, निर्यात करता है। और हम क्या क्या आयात करते हैं, तो सबसे पहला पेट्रोल। ठीक है, हमारे यहाँ पे पेट्रोल की काफी ज्यादा खपत है, तो वो हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा है उसका। ठीक है, यंत्र सामग्री ये भी ले रहा था, हम भी ले रहे हैं, मोती है ना, मोती भी हम लेते हैं, बहुमूल्य रत्न लेते हैं, सोना, चांदी, कागज भी लेते हैं, हाँ भाई लेते हैं। ठीक है, और दवाइयाँ आदि आयात करते हैं। और हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन, रूस, भारत के व्यापार में प्रमुख भागीदार हैं। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमें, और ये चैप्टर यहाँ पे लगभग फिनिश्ड भी हो गया। लेकिन रुको रुको रुको, अभी ये खत्म नहीं होता, अभी है और भी चीजें हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं आपको ना ये ब्रिक्स के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। ब्रिक्स क्या है दोस्तों, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, बी फॉर होता है ब्राजील, आर फॉर होता है रशिया, आई फॉर होता है इंडिया, सी फॉर होता है चाइना, और ये एस फॉर होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये क्या है, ये मान लीजिए ये इन 5 देशों का समूह है। बराबर, जैसे मान लीजिए हमें कुछ मीटिंग करनी हो तो हम कैसे सबको बुलाते हैं एक साथ बैठ करके मीटिंग, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में भी टीचर्स की मीटिंग होती है, तो सारे टीचर्स एक साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और बातचीत करते हैं ना कि हमें आगे का प्लान क्या रखना है, कैसे काम करना है, किस लिए करना है, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। वैसे ये 5 देश भी एक साथ आते हैं, आकर के आपस में वार्तालाप करते हैं। ठीक है, और ट्रेड कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है, ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, क्या इम्पोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये ब्रिक्स है, 5 देशों का समूह। ओके, ब्रिक्स के माध्यम से ब्राजील और भारत के बीच सामरिक भागीदारी शुरू हो गई है। भारत और ब्राजील में द्विपक्षीय निवेश हेतु समझौते भी हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं इस चार्ट में, तो आप देखिएगा भारत के संदर्भ में मैं बात करूंगी। देखो, इंपोर्ट फ्रॉम ब्राजील, यानी कि ब्राजील से हमने कितना आयात किया, और एक्सपोर्ट टू ब्राजील यानी ब्राजील में हमने कितना सामान भेजा। ठीक है, ये जो हिंदी में दिया है ना बच्चे, इसको काट देना, यहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, सो डोंट वरी। ये वाला कलर आपको दिखाएगा ब्राजील का इंपोर्ट, मतलब ब्राजील से हमने कितना इंपोर्ट किया, और ये वाला जो कलर है वो हमें बताएगा एक्सपोर्ट टू ब्राजील, ब्राजील को हमने कितना सामान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो पहले हम क्या थे, पहले हम पीछे थे। यहाँ पे देखो ये बहुत उल्टा पुल्टा दिया है भाई। अगर मैं ना ये वाले टेक्स्ट बुक की बात करूं, एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर, चलो ठीक है, नहीं सही है, हाँ, सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना,
तो कहाँ पर हम आगे जा रहे हैं, देखो जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तब हमारे लिए अच्छी बात होती है, फेवरेबल कंडीशन होता है। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए कहाँ कहाँ पे बन रहा है, देखो एक तो यहाँ पे 2014 के लगभग बन रहा है ना, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया ब्राज़ील से इतना और एक्सपोर्ट किया ज़्यादा, यानी हम आगे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोर्ट वाला है ना, और ये इंपोर्ट वाला है, यानी इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम कर लिया। तो यहाँ पे 2012 के लगभग हम थोड़ा पीछे थे, बट यहाँ पर हम आगे थे 2011 के लगभग। और स्टार्टिंग में तो खैर इंपोर्ट हम कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो आप देख करके इसको समझ सकते हो ईजिली, है कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप देख करके मतलब जो मैप रीडिंग है उसको आप, जैसे आपसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी मैप आपको दे देगा और फिर वहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब मैं आपको भौगोलिक स्पष्टीकरण जरा बता देती हूँ। देखो भारतीय, अब ना यहाँ पे हम देखेंगे जैसे भारतीय कंपनियां ब्राजील में निवेश करती हैं और ब्राजील की भी कई कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में निवेश किया हुआ है। तो जरा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में भारत ने किया है और किस किस क्षेत्र में ब्राजील ने किया है। देखो भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में बड़े पैमाने पर निवेश कर अनेक औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की है। भारतीय कंपनियों ने ब्राजील में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दवाई उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, खनन, अभियांत्रिकी यानी मशीनरी की बात की जा रही है, खनन, अभियांत्रिकी और वाहन क्षेत्रों में निवेश किया है, ठीक है। अब ब्राजील की अगर मैं बात करूं, ब्राजील ने भी भारत में इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ बिल्कुल किया है भाई। ब्राजीलियन कंपनियों ने भारत में वाहन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खनन कार्य, ऊर्जा, जूता उद्योग, जैव ईंधन इत्यादि क्षेत्रों में निवेश किया है, ठीक है। समझ आया आप सभी लोगों को? यस। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है फिनिश्ड। लेकिन रुको ना रुको, इतनी तेजी क्या है, यहाँ पर देख लो। क्या आप जानते हैं, देखो पिछले 150 वर्षों से कहवा उत्पादन में ब्राजील का अग्रण्य स्थान है, मतलब वो सबसे आगे है, ठीक है। इसीलिए इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है, ठीक है। और कहवा जो मूलतः है ना, वो कहाँ की वनस्पति है भाई, इथियोपिया, जो अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, मतलब अफ्रीका में ही पड़ता है, राइट। तो वो वहाँ की वनस्पति है। आप एक बार इसको देख लेना, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार जरूर आप मैप को देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्योंकि हर चीज पता हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये एक देश है, आई थिंक अफ्रीका का ही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इथियोपिया की वनस्पति है। और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने क्या किया था, ये 18वीं शताब्दी में ये ब्राजील के जो पारा राज्य है ना, वहां पर लेकर के आए थे और वहां पर इन्होंने खेती की शुरुआत की थी। और कावा के खेतों को क्या कहते हैं, फजांडास कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। चलो, और जीएसटी तो आपको मालूम है 2017 से हमारे देश में लागू हुआ था, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारे सामान और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे टैक्स होते थे, अब उन सबको हटा करके बस एक टैक्स ला दिया गया, विच इज जीएसटी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने मिलेगा मैथ्स में, तो चिंता मत करो, ठीक। लीजिए यहाँ पर आप लोगों का ये जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 8 दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। काफी लंबा चैप्टर था और इसको मैंने सोचा कि वन शॉट में इसको कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तक देखो हम लोग जो हमारा भूगोल है ना, इसके हम लोग 8 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बचना है बस अंतिम चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 9। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो और बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बस इतना ही कहूंगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।